को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय देवी चराचर सारे, कुछ युद्ध शोभित मुक्ता हारे, वीणा रंजित पुस्तक हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते। सरस्वती वंदना के पश्चात मंच पर उपस्थित हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदया श्री आर बामरा मैडम, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विमल कुमार पाठक जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भारती जी, श्रीमती सरिता दुबे मैडम, खान मैडम, हमारे बीओ सर, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सर, आप सभी का मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर मुझे रायपुर आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुख्य अतिथि महोदया के बारे में जो मैंने सुना है और जो उनके व्यक्तित्व का आकलन मैंने किया है, उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं जो आज मैं उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ। कि दीपक की भांति संसार में जलता है कोई कोई, और वृक्ष की भांति संसार में फलता है कोई कोई, और सभी प्रवीण हैं आदर्शों की बात करने में, मगर आदर्शों के पथ पर चलता है कोई कोई। हमारे बीच अध्यक्ष महोदय श्री पाठक जी उपस्थित हैं, उनके व्यक्तित्व से तो आप सभी परिचित ही होंगे। मूर्धन्य साहित्यकार हैं, बहुत सम्माननीय हैं। उनके लिए जैसा कि उनको देखकर ही आपको अनुभव होता है, मैं कहना चाहूंगी कि चेहरे पे दिल की बात झलकती जरूर है, चांदी कहीं भी हो चमकती जरूर है। हम झुककर बैठे हैं तो हमें कमजोर न समझो, फलदार अगर शाख है तो लचकती जरूर है। मैं जब से इस जिला लाइब्रेरी में आ रही हूँ, मैंने सरिता दुबे मैडम के बारे में भी बहुत सुना है। मुझे सभी लोग उनके व्यवहार की तारीफ करते हैं, उन्हें भी मैं 4 लाइनें समर्पित करना चाहती हूँ। कांटों को चुभना सिखाया नहीं जाता, कांटों को चुभना सिखाया नहीं जाता, फूलों को खिलना बताया नहीं जाता, लोग अच्छे व्यवहार से बन जाते हैं अपने, किसी को अपना बनाया नहीं जाता। आपके व्यवहार, मैं तो वैसे आपसे मिली भी बहुत कम हूँ, सिर्फ सुनकर ही मैंने यह सब आकलन किया है। मैं सिर्फ अध्यक्ष महोदय से ही पूर्व परिचित हूँ, रामेश्वर शर्मा जी से परिचित हूँ, भारती जी से परिचित हूँ, साहित्यकारों से परिचित हूँ, पर सरिता दुबे मैडम से तो मेरी सिर्फ जिला लाइब्रेरी में ही मुलाकात हुई थी, किंतु उनके व्यवहार से मैंने यह कविता बनाई है। इस पत्रिका में मेरी एक कविता छपी है गांधारी, बस मैं उसी का पाठ आपके समक्ष करना चाहूंगी। दरअसल आज हमारे देश की ऐसी स्थिति हो गई है कि हमें विचारों की कविताएं लिखनी पड़ती हैं। नहीं तो लोग कवित्रियों से यह आशा करते थे कि श्रृंगार एवं प्रेम के गीत सुनाएं और मुस्कुराकर चली जाएं, किंतु आज जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी, हालत ये हो गई है मेरे हिंदुस्तान की। तो ऐसे समय में हम कवित्रियों को भी विचारों की कविताएं लिखनी पड़ती है, क्योंकि आज जब सुनना अधिक हो गया, लोग टीवी ज्यादा देखते हैं, लिखना और पढ़ना लोगों ने बहुत कम कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो शोभा शर्मा मैडम ने यह प्रयास किया है, यह बहुत ही उल्लेखनीय है। मैंने देखी है उनकी व्यस्तता, जब वो इस मैगजीन को निकालने के लिए भाग दौड़ कर रही थी, तो मैंने उनकी व्यस्तता देखी है। और जैसा कि अभी मुख्य अतिथि महोदया ने कहा कि ये पहली सीढ़ी है, तो पहली सीढ़ी चले पे पैर रखेंगे तभी अंतिम सीढ़ी पर पहुंचेंगे। मेरी ये उनके लिए शुभकामना है। अब मैं उनसे कहना चाहूंगी कि शोभा शर्मा मैडम, अभी तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है 2 गज जमीन ही आपने, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है। तो अभी आप लगी रहिए, अभी आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने देखा हमारी मुख्य अतिथि बामरा महोदया के ऊपर इतने बड़े शिक्षा विभाग का
और हम सभी को मौका दिया। मैं इस लाइब्रेरी में हिंदी दिवस के कार्यक्रम में भी उपस्थित हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे ग्रंथालय से यह निमंत्रण प्राप्त हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें देखकर आकाश धरा से बोला, एक बार तुझ पर बोझ बहुत रहता है। धरा बोली, अरे तू होता तो रो देता पल भर में, सामर्थ्यवान भी सुख दुख सहता है। तो इतना बड़ा विभाग का बोझ उठाते हुए अगर आप साहित्य से जुड़ रहे हैं, अगर आप साहित्यकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो साहित्य तो वह क्रांतिकारी बीज है जो पूरे के पूरे फ्रांस की क्रांति साहित्य पे है। हमारे 1857 की क्रांति, हमारे देश के स्वतंत्र होने की क्रांति, साहित्यकारों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और अपने विचारों की कविताएं लिखती हूँ, क्योंकि जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसके मन का विश्वास जिंदा है। सिर्फ हंसने हंसाने का नाम नहीं है जिंदगी, जिंदा वही है जिसके विचार जिंदा है। तो आप इन पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों को जिंदा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक कविता इसी में प्रकाशित है, वह भी मैंने इन्हीं विचारों से ओतप्रोत होकर लिखी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ बहुत सी शक्तियाँ उपस्थित हैं। मुझे मालूम है कि उनका कितना योगदान है समाज पे और वो क्या कर सकती हैं। वो लोग उपेक्षित करते हैं नारी वर्ग को, मातृशक्ति को, किंतु मैं अपनी इस कविता के माध्यम से बताना चाहूंगी कि समाज में कैसी उथल पुथल ला सकती हैं अगर नारी जागरूक ना हो तो, यदि नारी का सम्मान ना हो तो, यदि नारी अपने आत्मविश्वास को ना पहचाने तो। इस कविता के माध्यम से, छोटी सी कविता है, आपका 5 मिनट लूंगी, उसके पश्चात मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। मैं बात कर रही हूँ गांधारी को नारी के प्रतीक के रूप में लेकर। गांधारी, क्यों बांधी तुमने आंखों पर पट्टी? आप सभी गांधारी से तो परिचित होंगे। गांधारी, क्यों बांधी तुमने आंखों पर पट्टी और जुड़ गई धृतराष्ट्र के अंधत्व से? शायद उस परिवेश में तुम पतिव्रता थी, किंतु आज अंधकार से जुड़ने की बजाय अंधकार दूर कर देती तो वास्तव में पतिव्रता होती। किंतु आज अंधकार से जुड़ने की बजाय अंधकार दूर कर देती तो वास्तव में पतिव्रता होती। खुली आंखों से देखकर स्नेह व ममत्व से 6 भाइयों को भोजन कराती तो घृणा के विषबेल दुर्योधन के मन में पनपने से पहले नष्ट हो जाती। खुली आंखों से देखकर स्नेह व ममत्व से 6 भाइयों को भोजन कराती तो घृणा की विषबेल दुर्योधन के मन में पनपने से पहले ही नष्ट हो जाती। सीख जाता वह भी तुम्हारी तरह बड़ों का सम्मान करना, और तब इतिहास कुछ और होता। भारत की इस पवित्र भूमि पर किसी नारी का ऐसा अपमान तो नहीं होता। तुमने सोचा पति के साए में लिपट कर तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, तो यह तुम्हारी भूल थी। अरे सच तो यह है गांधारी कि तुम्हारे आंखों की पट्टी ही महाभारत का मूल थी। सच तो यह है गांधारी कि